हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एसिड क्या होते हैं, एसिड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेस। बेस क्या होता है? जैसा कि हमने एसिड में देखा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। तो उसी डेफिनेशन के तौर पे हम ये बोल सकते हैं, बेस के बारे में हम बोल सकते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे हम अगर बढ़ें तो देखें हम कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेस की। तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक तो आपने पुरानी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो यहाँ लिख रखा है कि अ बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। सेकंड है हमारा, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या फॉर्म करता है? एक तो सॉल्ट फॉर्म करता है और एक वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी लिख भी रखा है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब थर्ड हमारा देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेस की। हम अगर बोलें कि बेस जो होता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनेट। एक प्रॉपर्टी होती है, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे हम एसिड और बेस की, तो हम वहाँ देखेंगे कि कोई भी बेस जो होता है वो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और यहाँ पे सॉल्ट कौन सा है? कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे कि बेस क्या होता है। बेस का सोपी लाइक टच होता है और टेस्ट में कैसा होता है? बेस बिटर होता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आती है एल्कली और बेस के बारे में। ये दो टर्म है, इसमें डिफरेंशिएट अगर हम देखें कि एल्कली क्या होता है और बेस क्या होता है, तो एल्कली जब हम बोलते हैं तो एल्कली का मतलब होता है जो भी बेसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेसेस क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। और जो बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उनको एल्कली हम नहीं बोलते, उनके लिए सिर्फ हम टर्म यूज करते हैं बेस। यानी एल्कली वो बेसेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हम बोल सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। मतलब सभी एल्कलीज बेसेस होते हैं पर सारे बेसेस एल्कलीज नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड है हमारे पास FeOH का होल थ्राइस, और एक हमारे पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है CuH का होल ट्वाइस। ये दोनों बेसिस तो हैं पर ये एल्कली नहीं है क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे देखें, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और एल्कलीज, कि हम बेसिस को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ तीन तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सेकंड हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और थर्ड हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसमें दो टाइप हमें पढ़ने होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में भी देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, उसी तरह हम इस बेस में देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। The alkalis or bases which undergo almost complete ionization in aqueous solution to produce। अब आप एक बात देखो कि अगर उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी OH- आयंस की वो ज्यादा मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमें हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली के, तो एक हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हमारे पास होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
एक होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के अलावा भी होते हैं, पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के। तो अगर NaOH को हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो किस तरह डिसोसिएट होता है, Na+ और OH माइनस में। यानी ये जो तीनों हमने देखे हैं बेस, इनका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है वाटर में, तभी हमने इन्हें क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग बेस बोला है। सेकंड हम देखें वीक एल्कली और बेसिस। तो वीक एल्कली क्या होते हैं, जिनका एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या थे, जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। वीक बेस क्या है, जिनका पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमारे पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम बेस को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि जो हमें सैंपल दे रखा है या जो हमें सॉल्यूशन दे रखा है बेस का, उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, बाय द टर्म कंसंट्रेशन वी मीन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एल्कली सॉल्यूशन इन वाटर। सिंपल सा मतलब है कंसंट्रेशन का कि जो भी सॉल्यूशन हमें बेस का दे रखा है उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम बात करें तो बेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एल्कली होता है और एक डाइल्यूट एल्कली होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एल्कली की, तो जैसा कि हमने एसिड में भी देखा था, कंसंट्रेटेड एल्कली का मतलब है कि इसमें एल्कली तो क्या होगा, एल्कली तो हाई अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, लेस वाटर क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा। तो बेस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और वाटर की कम होगी। हम अब इसके बाद बात करते हैं डाइल्यूट एल्कली की। डाइल्यूट एल्कली में क्या होता है कि डाइल्यूट एल्कली का मतलब है जो भी सैंपल हमें दे रखा है बेस का या एल्कलाइन सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है उसमें वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अ सॉल्यूशन, जैसा कि यहाँ लिख रखा है, सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एल्कली। मतलब वो अगर हम इसमें बात करें तो वाटर तो क्या होता है, वाटर हाई अमाउंट में होता है और लेस क्या होगा हमारा, एल्कली। ठीक है, मतलब वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा और बेस क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एल्कली बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर हमें दे रखी है कि अगर जो एल्कली है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से कम है तो वो कहलाता है डाइल्यूट एल्कली, हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, अब ये क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि एसिडिटी का क्या मीनिंग होता है। तो एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, तो यहाँ लिख रखा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, मतलब बेस का एक मॉलिक्यूल हम लें और उसको एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डालें तो उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होने पर वो कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पर लिख रखा है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्कली ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। मतलब एल्कली का एक मॉलिक्यूल हमने लिया और उसको एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने डाला तो उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होने पर वह कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वही उस बेस की क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। या हम इसे दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं कि बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने कि बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहां पर लिख रखा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एल्कली रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि
बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, वही उस बेस की क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसिडिटी के बेस पर हम बेस को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं। देखो, एक है हमारा मोनो एसिडिक बेस, एक होता है हमारा डाई एसिडिक बेस और एक होता है हमारा ट्राई एसिडिक बेस। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मोनो एसिडिक बेस की, तो मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मोनो एसिडिक बेस क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस हमने लिया, उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होने पर, अगर हम मोनो एसिडिक बेस का केस ले रहे हैं, तो बेस का एक मॉलिक्यूल कंप्लीट आयनाइजेशन होने पर एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे। ठीक है, या दूसरी तरह से हम इसे क्या क्लासिफाई कर सकते हैं कि बेस का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो वो एक ही हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। मतलब बेस का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोल्ट और वाटर बना रहा है, तभी उसे हमने क्या बोला है, मोनो एसिडिक बेस बोला है। अगर मोनो एसिडिक बेस की बात करें, इसके एग्जांपल एक हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा होता है डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस क्या होता है, जब बेस का एक मॉलिक्यूल कंप्लीट आयनाइजेशन होने पर कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही उस बेस की क्या हो जाएगी, एसिडिटी। मतलब डाई एसिडिक बेस में वो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। या हम बोल सकते हैं कि बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डाई एसिडिक बेस की, तो हमारे पास क्या, एक तो हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एक हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आगे हम बढ़ें, लास्ट हमारा आता है इसमें ट्राई एसिडिक बेस। तो ट्राई एसिडिक बेस क्या होगा, जब बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है कंप्लीट आयनाइजेशन पर। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें, तो एक होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक हो सकता है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमें पूछें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या होगी, तो 3 होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बेस क्या होते हैं और बेस का क्लासिफिकेशन किस तरह हम करते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और पीएच के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।